नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 18 जून को 2 राज्यसभा सीटों के लिए झारखंड में वोटिंग होंगे अगर नौबत आई तो। लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां बनी है वो ये दिखा रहा है कि साल 2022-2024 के बाद ये 2026 में ये मौका आएगा जब झारखंड में संभवतः राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग कराने की नौबत आएगी। 2020 में इससे पहले राज्यसभा के चुनाव के लिए अंतिम बार झारखंड में वोटिंग हुई थी जब 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। और इस बार की परिस्थितियों को अगर आप गौर से देखें तो ये साफ कर रहा है, जो दलगत आंकड़ा झारखंड विधानसभा का है, कि इस बार वोटिंग होना तय है। निर्विरोध निर्वाचन संभव नज़र इस बार नहीं आ रहा है। आप झारखंड के गठन के बाद से अगर राज्य में हुए राज्यसभा के चुनावों को गौर से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि 2014 और 2022-24 को अगर छोड़ दे तो हर चुनाव दिलचस्प रहा है। या तो संख्या होने के बावजूद उम्मीदवार का चुनाव हार जाना, या फिर सबसे कम संख्या वाले उम्मीदवार जिसके पास वोट रहा हो उसका चुनाव जीत जाना। आप 2008 से देखिए, उस वक्त परिमल नाथवानी और माबेल रिबोलो चुनाव जीतकर यहाँ से गई थी। 2010 में 2008 के बाद जो एक उपचुनाव राज्य में 2 सीटों पर हुआ था जिसमें हेमंत सोरेन और धीरज साहू भी यहाँ से निर्वाचित होकर गए थे। फिर 2010 में केडी सिंह ने दस्तक दी थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहारे केडी सिंह राज्यसभा पहुंचे थे। कांग्रेस ने धीरज साहू को अपना उम्मीदवार बना जेवीएम के सहयोग से हम कहें तो चुनाव जिताया था। इसके बाद 2012 में जब राज्यसभा का चुनाव आया तो देश ने देखा कि कैसे झारखंड में राज्यसभा चुनाव के वोटिंग के दिन पैसे पकड़े गए थे। और नौबत ये आई थी कि जिस तरीके से पूरे दिन 30 मार्च 2012 को ये चुनाव हो रहा था और सुबह से ही वो गहमा गहमी नज़र आ रही थी। नामकुम में पैसे पकड़े गए थे, करोड़ों रुपए वहाँ से बरामद हुए। उसके बाद जब मतदान की प्रक्रिया चल रही थी उस दौरान भी चीज़ें सामने आई कि कई विधायक जो हैं वो नाराज़ होकर वोट देने से इनकार कर रहे थे। अंततः जब पैसों से बात आगे बढ़ी और निर्वाचन की प्रक्रिया, जो वोटिंग की प्रक्रिया थी पूरी हुई, और उसके बाद जब सब इंतज़ार कर रहे थे कि परिणाम क्या होगा, उस वक्त के चुनावी मैदान में अगर बात करें तो कांग्रेस ने अपने उस वक्त के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमुचू को उम्मीदवार बनाया था। वहीं जेवीएम, जो उस वक्त कांग्रेस की सहयोगी घटक हुआ करती थी, गठबंधन में इन लोगों ने चुनाव लड़ा था और जेवीएम ने अपने तरफ से प्रवीण सिंह को चुनाव मैदान में उतार दिया था। पवन धूत उस वक्त चुनाव मैदान में थे। तो और उसके बाद अचानक देर रात ये घोषणा हुई चुनाव आयोग की तरफ से कि चुनाव को रद्द किया जाता है। इसके बाद फिर से इसी साल 1 मई को इस सीट के लिए राज्यसभा के चुनाव झारखंड में हुए। और उस वक्त दलगत आंकड़ों पर अगर आप गौर करेंगे तो झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी आसू गठबंधन की सरकार थी। अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हेमंत सोरेन और सुदेश महतो डिप्टी सीएम थे। और ये चुनाव जब दोबारा हुआ तो फिर से कांग्रेस ने प्रदीप बालमुचू को अपना उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा। और जिस तरीके से समीकरण बने और उस चुनाव से जेवीएम से जो गठबंधन कांग्रेस का 2009 में हुआ था, उस परिस्थितियों के बीच जो दलगत आंकड़े थे, 18 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के, 18 विधायक बीजेपी के, कांग्रेस के पास महज 13 विधायक थे। इसके अलावा राजद के 5, जेवीएम के 11 और साथ ही साथ निर्दलियों की संख्या थी। बीजेपी ने अपने तरफ से इस चुनाव में हैवीवेट एसएस अहलूवालिया को उतारा था। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने संजीव कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया था। और जिस तरीके से जो संख्या बल रही थी, उसके बाद जब चुनाव परिणाम आया तो 13 विधायकों के समर्थन वाले कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप बालमुचू ने 25 वोट लाकर सबको चौंकाया था। कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर वो नंबर 1 पर रहे चुनाव जीतने पर। दूसरी सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को आसू का समर्थन मिला था और संजीव कुमार जीतने में सफल हुए थे। और बीजेपी के दिल्ली से आए नेता एसएस अहलूवालिया चुनाव हार गए थे। ठीक इसी तरीके से जब आप आगे बढ़े तो साल 2014 में वोटिंग की नौबत नहीं आई थी। परिमल नाथवानी और राजद की तरफ से प्रेमचंद गुप्ता निर्विरोध निर्वाचित होकर यहाँ से गए थे। हालांकि इस प्रक्रिया से पहले कुछ राजनीतिक विवाद जरूर हुआ था। उस वक्त
2014 में कांग्रेस ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आलमगीर आलम को चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र खरीदने कह दिया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिवंगत हुए नेता सुधीर महतो की पत्नी सविता महतो को उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर दी थी। और इस बीच लालू यादव का संदेश आया और उस वक्त गठबंधन की सरकार झारखंड में चल रही थी। फिर ये तय हुआ कि राजद की तरफ से प्रेमचंद गुप्ता को गठबंधन जो है अपना उम्मीदवार बनाकर दिल्ली भेजेगा। तो दूसरी बार उस वक्त यहाँ से नाथवानी और पहली बार प्रेमचंद गुप्ता चुनाव जीत कर गए। उसके बाद फिर आया साल 2016। ये साल 2016 राज्यसभा चुनाव में अपने आप में एक नए इतिहास को लिखने वाला साल था। बीजेपी गठबंधन की सरकार यहाँ चला रही थी, रघुवर दास मुख्यमंत्री थे। उन्होंने और उसी वक्त जो जेवीएम के टिकट पर जीत कर आया 8 विधायक थे, उनमें से 6 विधायकों ने पाला बदल बीजेपी का दामन थाम लिया था। आसू सरकार में हिस्सेदार थी, 5 विधायक आसू के हुआ करते थे। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो अगर बात की जाए कि ये लग रहा था कि संख्या बल जो है वो एक उम्मीदवार को जीतने के लिए पर्याप्त था। सत्ता पक्ष और विपक्ष के पास उस वक्त 30 विधायकों का समर्थन था। और इसी समर्थन को देखते हुए उस वक्त बसंत सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना उम्मीदवार बनाया। और बीजेपी ने पहले उम्मीदवार के तौर पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को झारखंड से राज्यसभा भेजने का फैसला लिया था। बीजेपी यही चुप नहीं बैठी। बीजेपी के रणनीतिकार उस वक्त जो थे तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास, उन्होंने दूसरी सीट पर पार्टी के कोषाध्यक्ष महेश पोद्दार को अपना उम्मीदवार बनाकर नामांकन दाखिल करा दिया। उसके बाद जो चीज़ें हुई, जिस तरीके से वोटिंग के दिन जो राजनीतिक उठापटक देखने को मिली, उसके एक दिन पहले को अगर आप याद करें तो जेएमएम के विधायक चमरा लिंडा अस्पताल में भर्ती हो गए। और जिस तरीके से वोटिंग की जब नौबत आई तो उस वक्त कांग्रेस के बाकी विधायक बिट्टू सिंह अब्सेंट कर गए। जेवीएम के एक विधायक ने क्रॉस वोट कर दिया। और काफ़ी जद्दोजहद के बीच निर्मला देवी जो उस वक्त बड़का गांव से विधायक थी, उनको लाकर वोट कराया गया। लेकिन जब परिणाम आया तो जिस 30 विधायकों के समर्थन के जरिए झारखंड मुक्ति मोर्चा बसंत सोरेन को राज्यसभा भेजना चाहता था, वो सपना टूट गया। क्योंकि जो अब्सेंट हुए 2 विधायक और जो क्रॉस वोटिंग हुआ और जो बीजेपी ने दूसरी सीट पर सेकंड प्रेफरेंस का वोट डाला, उससे नतीजा ये आया कि महेश पोद्दार चुनाव जीत गए। और जिस तरीके से उनकी जीत हुई, उसने झारखंड की राजनीति में कई तरह की चर्चाओं को जन्म दिया था। उसके बाद का प्रकरण को भी आपको याद होगा कि किस तरीके से उस वक्त जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने एक वीडियो ऑडियो जारी किया था जो इस राज्यसभा के हॉर्स ट्रेडिंग को दिखाने के लिए काफ़ी था। ये मामला लंबे दिनों तक चला। फिर बारी 2018 की राज्यसभा चुनाव की जब आई तो फिर से बीजेपी ने साल 16 के फॉर्मूले को 2018 में भी बैठाया। 2016 में जो परिणाम आया था उससे उत्साहित बीजेपी के रणनीतिकारों ने फिर से वही सेटअप तैयार किया। और इस बार बीजेपी ने समीर उरांव को पहले उम्मीदवार के तौर पर और दूसरे उम्मीदवार के तौर पर धनबाद से संथालिया को अपना उम्मीदवार बनाया। और कांग्रेस की तरफ से पार्टी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ समझौता किया। और यहीं से इस गठबंधन की नींव पड़ी थी जब ये तय हुआ था कि राज्यसभा में जेएमएम कांग्रेस को साथ देगा और उसके बाद फिर आगे चलकर रणनीति बनाई जाएगी। और इस वक्त कांग्रेस ने पूर्व सांसद धीरज प्रसाद साहू पर फिर से दाव लगाया। जो चीज़ें सामने आई, मतदान के दिन वोटिंग हुआ और जब वोटिंग चल रहा था उसके बाद जब परिणाम आया तो वहाँ पर एक बार फिर से यूपीए कुनबे ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। बीजेपी का खेमा दोनों सीट जीतकर उत्साह होकर नारेबाजी कर रहा था और दूसरे तरफ एक निराशा का भाव जो गठबंधन नया फिर से बन रहा था कांग्रेस जेएमएम का, उसके अंदर था। उसी बीच तब जब बीजेपी के सचेतक हुआ करते थे राधा कृष्ण किशोर, उन्होंने बताया कि कैसे मामूली 0.1 वोट के अंतर से धीरज साहू चुनाव जीत गए थे। तो जिस तरीके से ये चीज़ें लगातार झारखंड की राज्यसभा चुनाव के इतिहास में देखने को मिली है। 2020 में वो वोटिंग हुआ, हालांकि उस वक्त बहुत कुछ उठापटक नहीं हो पाया था। फिर 22-24 में वोटिंग की नौबत नहीं आई, लेकिन 26 ये कह रहा है कि झारखंड की राजनीति में राज्यसभा का चुनाव एक बार फिर से दिलचस्प होगा और साथ ही साथ कई राजनीतिक मैसेज भी ये चुनाव परिणाम दे सकता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।